आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये कराची बोर्ड का 2018 का क्वेश्चन नंबर 8 है। गिवन में कह रहे हैं द फॉलोइंग हैव बीन बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ UWH ट्रेडर्स फॉर दिसंबर 31st 2017। उसके बाद फिर हमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें कैश, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस परचेजेस, इक्विपमेंट परचेज, रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स डिस्काउंट, अकाउंट पेएबल, बैंक लोन, रेंट एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न, कमीशन इनकम, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये सारे अकाउंट्स गिवन है। फिर हमें कह रहे हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट दिसंबर 31st 2017 वॉज रुपीज 760,000, अनपेड रेंट वॉज रुपीज 2,000, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड रुपीज 12,000, जबकि डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट वॉज एस्टिमेटेड एट रुपीज 4,000। रिक्वायर्ड में इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आपने जर्नल में बनानी है, लेकिन हम इसका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। इसी डेटा का हम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दिया है। कंपनी का नाम है UWH ट्रेडर्स इनकम स्टेटमेंट, और फिर तीसरी लाइन में हमने अपनी तीसरी हेडिंग यानी डेट की हेडिंग डाल दी है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2017। इनकम स्टेटमेंट शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी इनकम चाहिए होती है। इन दिस केस हमारे पास जो इनकम है वो सेल्स की इनकम है, और यहाँ पर सेल्स हमें दी गई है 3,05,000। तो हम ये सेल्स का अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। सेल्स 3,05,000। आपको याद होगा कि हम इसको हमेशा थर्ड कॉलम से शुरू करते हैं। 3,05,000। सेल्स में से हम दो चीज़ें माइनस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट। चलिए आइए देखते हैं इन दोनों में से हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ पर देखिए हमें सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया गया है 5,000, और सेल्स डिस्काउंट का अमाउंट भी गिवन है 5,000। सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न हमें दिया गया था 5,000, और सेल्स डिस्काउंट भी दिया गया था 5,000। इन दोनों को प्लस करके इसके सामने हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन हम माइनस में लिखते हैं इसको। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट नेट सेल्स का, जो कि इस केस में बनेगा 2,95,000। नेट सेल्स जब हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है, नेट सेल्स का अमाउंट आ जाता है, तो उसमें से फिर हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट देखते हैं हमारे पास कितना गिवन है। ये देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है 35,000। तो हम इसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे 35,000। इस ओपनिंग इन्वेंट्री में हम फिर ऐड कर देते हैं नेट परचेजेस। नेट परचेजेस के लिए सबसे पहले हमें परचेज का अमाउंट लिखना होता है। यहाँ देखते हैं परचेज का अमाउंट हमें कितना गिवन है। ये देखिए परचेजेस का अमाउंट गिवन है 2,30,000। हम ये लिख लेंगे 2,30,000। परचेजेस में हमें ऐड करना होता है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इस केस में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट दिया हुआ है 5,000। तो हम ये ट्रांसपोर्टेशन इसमें ऐड कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है अमाउंट ग्रॉस परचेज।
जो कि बनेगा 2,35,000। इस ग्रॉस परचेज में से हम लेस कर देते हैं दो चीज़ें, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। परचेज रिटर्न का अमाउंट ये गिवन है हमारे पास 15,000। देखते हैं कहीं परचेज डिस्काउंट का अमाउंट भी गिवन है। नहीं, परचेज डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो हम ये परचेज रिटर्न इसमें से माइनस कर देंगे। 15,000 परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो कहलाएगा नेट परचेजेस। जी बेटा, ग्रॉस परचेज में जब हमने परचेज रिटर्न माइनस किया तो हमारे पास आ गया अमाउंट नेट परचेज का। ये नेट परचेज का अमाउंट हम प्लस कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में। इससे ये पता चलता है कि साल के शुरू में हमारे पास इतना अमाउंट रखा हुआ था, यानी 35,000 का। पूरे साल में हमने जो नेट नेट परचेजेस की हैं वो 2,20,000 की परचेजेस की हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स का। यानी वो सामान, ये वो सामान है जो हमारे पास सेल्स के लिए रखा हुआ था, बेचने के लिए रखा हुआ था। ओके, इसमें से फिर हम माइनस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंटरी। एंडिंग इन्वेंटरी देखते हैं हमारे पास कितनी है। देखिए, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको एंडिंग इन्वेंटरी बताई गई है 60,000 रुपये। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। एंडिंग इन्वेंटरी जब हम माइनस करते हैं तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास जो बचता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी वो सामान जो बिक गया उसकी कीमत। ये कीमत थी 1,55,000 रुपये। आपको याद है कि ये हमने माइनस करना होता है नेट सेल्स में से। नेट सेल्स यानी 2,95,000 का जो हमने सामान बेचा है, उस सामान की असल कीमत, या यूं कह लें कि ये 2,95,000 सेल्स जो हमें मिली है, हमने जितने में खरीदा था हमें ये 1,95,000 का मिला था। यानी हमारे लिए ये 1,95,000 का सामान था, हमने इसको 2,95,000 में बेचा था। तो इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। 1,00,000 रुपए का हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अब इस 1,00,000 के ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या जिसको आप कह लें कि ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस के लिए हमें अब अपने पूरे डेटा को छानबीन करना होती है। हमारे पास जो अनएडजस्टेड डेटा है उसमें से भी और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में से भी, दोनों में से हमने चेक करना होता है कि हमारे पास कितने कितने। प्रीपेड डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड एट 4,000। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 4,000। ये हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इनके अलावा
तो टोटल बन रहे हैं इनके 78,000। इन ऑपरेटिंग इन जर्नल एक्सपेंसेस को हम बेसिकली माइनस कर देते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से। जब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई अदर इनकम है। चलिए आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कोई अदर इनकम है हमारे पास। अदर इनकम में हमारे पास है कमीशन इनकम, और कमीशन इनकम है हमारे पास 17,000 रुपये। जब हमने इसको ऐड कर दिया आपने नेट प्रॉफिट में तो हमारे पास आ गया नेट इनकम, और नेट इनकम की अमाउंट है 39,000, 39,000 रुपये। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। जी स्टूडेंट्स, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिख दिया है, बिजनेस का नाम, उसके बाद बैलेंस शीट की हेडिंग डाल दी है, फिर हमने डेट की हेडिंग डाल दी है। लेफ्ट साइड पर हमारे पास एसेट्स आते हैं, राइट साइड पर हमारे पास इक्विटीज आती हैं। एसेट्स में सबसे पहले आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए, सबसे पहला हेड ऑफ अकाउंट जो हमें गिवन है वो कैश है 1,40,000, और इसमें किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो इसलिए हम कैश को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। याद रखिएगा कैश आपका करंट एसेट होता है। इसे हम सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं 1,40,000 रुपये। कैश के बाद हमारे पास गिवन है बैंक 1,00,000 रुपये। बैंक के बाद है अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल में कोई बैड डेट एक्सपेंस या कोई अलाउंस फॉर बैड डेट भी नहीं है, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को भी एज इट इज लिख देंगे। ₹75,000। उसके बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, लेकिन ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये हमारा एक्सपेंस हो चुका होता है। हम यहाँ पर अपनी एंडिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, वो हमारे पास एसेट होती है। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट जो है वो एसेट का अमाउंट काउंट होता है, जबकि ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट जो है वो एक्सपेंस में काउंट होता है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है हमारे पास 60,000 रुपये। 60,000। उसके बाद है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी हमारा एसेट होता है, लेकिन ये 25,000 नहीं बची, क्योंकि इसमें से 12,000 रुपये एक्सपायर हो चुका है, तो अब बाकी सिर्फ 13,000 बचेगी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बाद हमारे पास है परचेजेस। ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। इक्विपमेंट, ये हमारे पास जो है वो फिक्स एसेट है। चलिए आइए फिक्स एसेट का कॉलम भी बना देते हैं यहाँ पर हम। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का अमाउंट है 60,000। मैं इसे फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें से हम माइनस करते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पर 4,000 रुपये। ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी बुक वैल्यू। इसके बाद देखते हैं हमारे पास और क्या है। इक्विपमेंट हो गया, परचेज रिटर्न बैलेंस शीट का आइटम है, ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस शीट में, सेल्स भी, सॉरी इनकम स्टेटमेंट, ये सारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है 60,000। बैंक लोन भी लायबिलिटी है। अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी है, इसको हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे, और अकाउंट पेबल का अमाउंट है 60,000। इसके बाद है बैंक लोन, ये भी लायबिलिटी है। ये फिक्स्ड नॉन करंट लायबिलिटी है, आप चाहें तो आप इसको सेपरेट उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी पोर्शन में लिख रहे हैं। यहाँ पर लायबिलिटीज का एक ही पोर्शन हमने बनाया, 1,30,000।
बैंक लोन के बाद हमारे पास है रेंट एक्सपेंस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कमीशन इनकम, कैपिटल। कैपिटल ऑनर इक्विटी का पार्ट है। कैपिटल का अमाउंट है हमारे पास 2,37,000। ड्राइंग से आपको याद होगा कि ड्राइंग्स इसमें से हम माइनस कर देते हैं, लेस कर देंगे ड्राइंग्स। और ड्राइंग है यहाँ पर 24,000, इसको हम माइनस कर देंगे। जबकि नेट इनकम हम इसमें ऐड कर देते हैं। और नेट इनकम इन दिस केस हमारे पास आई थी 39,000। जी स्टूडेंट्स, और देखते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री दी गई है, ये हमने लिख दिया। अनपेड रेंट 2,000 है। अनपेड रेंट लायबिलिटी होता है, इसे भी आप लिख लें लायबिलिटी साइड पर। उसके बाद है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, ये हम लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हम ले चुके। जी जनाब, हमने अपने सारे डेटा यहाँ पोस्ट कर दिया है। अब चलिए इनको टोटलिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। करंट एसेट्स को टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट एसेट्स। कि टोटल को हम लिखते हैं थर्ड कॉलम में 3,88,000 रुपये के टोटल करंट एसेट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास टोटल फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। यहाँ पर टोटल फिक्स एसेट्स भी हमारे पास वही सेम है 56,000, क्योंकि फिक्स एसेट में इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स प्लस टोटल फिक्स एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स 4,44,000 रुपये। देखते हैं इक्विटी साइड पर हमारे पास क्या क्या है। इक्विटी साइड पर हमारे पास टोटल लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी का अमाउंट है 1,92,000, जबकि कैपिटल एट एंड आ गया 2,52,000। और जब इन दोनों को टोटल करेंगे हम तो यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 4,44,000। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट बिल्कुल बैलेंस्ड है, दोनों तरफ एक जैसा अमाउंट आया है। तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो गया। सॉरी, आखिर में एक चीज़ रह गई, यहाँ पर हमें लिखना होता है टोटल इक्विटी। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी साइड हमारी दोनों इक्वल हो गई।